सो हे एवरीवन, बहुत दिनों बाद मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये है मेरा डेल G15 और ये मैंने परचेज़ करा था 2022 में सितंबर में। इसकी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मुझे लैपटॉप लेना था। हुआ क्या कि ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लेना था। पहले मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप था वो बहुत सिंपल था, बहुत बेसिक था। उसमें 2 GB का ग्राफिक कार्ड तो था, लेकिन AMD Radeon M330 ऐसा कुछ था, वो पुराना था। लेकिन वो उसने मुझे अच्छी खासी गेमिंग करवाई। उसमें मैंने फार क्राई 3 खेला था, फार क्राई 4 खेला था और स्लीपिंग डॉग्स और ऐसे कई बहुत सारे GTA 5 भी उसमें चल जाता था। अच्छा खासा 45 FPS आ जाते थे। 1366p में वो चलता था। 1366 वाला जो रेशियो आता है उसमें, रिजोल्यूशन आता है उसमें चलता था। वो भी बहुत टाइम हो गया था उसको। 2017 जनवरी में अराउंड परचेस करा था और फिर मैं देख रहा था कि अब अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो उसके बाद जो मैंने अपग्रेड करा, मैं इस पे अपग्रेड हुआ 2022 सितंबर में। मैं ऑफलाइन परचेस करता हूँ मेनली लैपटॉप ज़्यादातर, क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट वाली बात होती है, क्योंकि ऑनलाइन में भरोसा नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आप पे कर रहे हो तो ऑफलाइन पे करो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती, जो कि मुझे आई थी, वो ऑन द स्पॉट वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती है। तो हुआ ऐसा, मैंने इसको सैटरडे करीब देखा था। सैटरडे मैंने इसको देखा था, संडे को नहीं, मंडे को हमने परचेस करा था। इसका मैं मतलब ओवरव्यू लेकर चले गया था मैं सैटरडे को। लोटस से खरीदा था मैंने, इंदौर में, अगर आप बात करें सपना संगीता वाली ब्रांच से। अब हुआ ऐसा कि मैंने लैपटॉप ले लिया प्रॉपर, इसको घर पे लिया है, बिल्कुल मंडे को प्रॉपर यूज़ कर लिया। लेकिन 1 या 2 दिन बाद मुझे पता चला कि इसमें ना स्क्रीन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जो क्या होता है ना कि अगर आप उसको देखते हैं, जैसे लाइट में तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप उसको अंधेरे में देखते हैं तो स्क्रीन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है। मतलब येलोइश सा दिखता है और वो बहुत ज़्यादा दिख रहा था स्क्रीन में। एक जगह तो इतना दिख रहा था कि अगर आपने ऐसा ब्लैक वॉलपेपर लगाया है, जो मैं रेगुलरली लगाता हूँ, तो उसमें पूरा स्क्रीन ब्लीड करके पूरा येलो दिख रहा था। तो उसका सॉल्यूशन क्या करें, मैंने उसका रेडिट पे पूछा। रेडिट पे मेरी बहुत फेमस पोस्ट हुई थी उस टाइम पे, इंडियन गेमिंग वाले रेडिट पे। तो लोगों ने मुझे यही बोला कि रिप्लेस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप जाकर जहाँ से परचेस करा है वहाँ पे बात करो, वो रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने जो सेल्स पर्सन था उनसे मैंने नंबर तो ले ही लिया था कि अगर कोई इशू आता है तो मैं आपसे बात करूँगा। तो मैंने उनसे फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाइए और हम चेक करवा देंगे। जो भी हमारी टीम है उनसे चेक करवा के हम ये डेल को बोल देंगे रिप्लेस करने का। अब हुआ ऐसा कि मैं गया वहाँ पे, उनके जो पर्सन थे उन्होंने देखा, डेल में रिक्वेस्ट डाली, लेकिन ये रिप्लेस होने में मुझे 3 से 4 दिन लगे। मतलब मंडे या ट्यूसडे को, मंडे को मैंने ये, मतलब नेक्स्ट मंडे में ये लेकर गया था वापस, और रिटर्न में मुझे मतलब थर्सडे को उन्होंने वापस बुलवाया कि आप आ जाइए, हम ये रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरा मॉडल ले लीजिए और यहीं पे ओपन करके चेक करवा लीजिएगा। तो हुआ, उन्होंने जो पुराना, इसका मतलब ये मेरा दूसरा मॉडल है, मतलब एक मॉडल में पहले 1 हफ्ते चला चुका हूँ। मैंने उसको पैक वैक करा वापस से, जो उसमें इंपॉर्टेंट जो भी सामान आया था उसको मैंने पैक करके वापस से दे दिया। मतलब उनको, जो सेल्स पर्सन थे, उन्होंने वापस क्रॉस चेक करा कि सारा जैसा हम ऑनलाइन रिप्लेस करते हैं वो भी सारी चीज़ें देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। उसके बाद जब मैं इसको मैं जब दूसरा मॉडल मैंने देखा तो मैंने बोला कि हाँ यहीं पे ओपन कर लेते हैं। मैंने वहाँ पे स्क्रीन ब्लीडिंग चेक करी जितनी हो सकती थी, और फिर मैं उसको घर लेकर आ गया। मैंने प्रॉपर चेक करा, माइनर सी स्क्रीन ब्लीडिंग तो रहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल। आप अगर मॉनिटर खरीदते हैं तो उसमें नहीं होगी, क्योंकि वो स्पेशल रहता है, मतलब स्पेशली डिस्प्ले के लिए रहता है। लेकिन लैपटॉप्स में माइनर सी होती है, तो इसमें भी माइनर सी उस टाइम पे थी। तो ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। डेल ने भी पूरा सपोर्ट करा, जहाँ से मैंने परचेस करा लोटस से, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट करा। और मैं ये नया वाला पीस लेकर घर आ गया। मैंने इसमें बहुत सारे जो मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ, जैसे मैंने वीडियो एडिटिंग इसमें बहुत करी है, FL स्टूडियो मेरे पास लाइसेंस है, वो मैंने बहुत चलाया है। फिर उसके बाद जो फोटो एडिटिंग होती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये मैं फ्री सॉफ्टवेयर और इन सब से मैं करता हूँ। तो यूट्यूब पे भी फिर मैंने धीरे धीरे चालू करा था, 23 से मैंने प्रॉपरली चालू करा। मैं इसको जहाँ पर मैंने ट्रैवल करा, पुणे में, मैं पुणे लेकर गया, वहाँ पर मैंने इसको यूज़ करा। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैंने गेमिंग करी है, GTA 5 इसमें बहुत बढ़िया चलता है, 1080p का इसमें रिजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का इसमें WVA पैनल है। IPS नहीं है, OLED तो हो ही नहीं सकता इस रेंज में, तो IPS नहीं था, WVA पैनल था। तो हल्का सा येलोइश टिंट इसमें दिखने को मिलता है, बट इतना कोई फ़र्क नहीं आता। अगर आप डेली यूज़ इसको करते हैं ना, तो इतना कोई फ़र्क नहीं आता। तो बहुत अच्छा चला। डिस्प्ले की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो बहुत व्यवस्थित चला, बिना किसी इशू के अभी भी चल रहा है। बट अभी मैं इसको, अगर घर पे रहता हूँ तो इसको मैं सेकेंडरी
मॉनिटर जो मैंने मॉनिटर का डाल रखा है थोड़ी वीडियोस पहले, आप देखिए, अनबॉक्सिंग थी उसमें, रिव्यू नहीं था, तो वो भी मैंने इसमें कनेक्ट करके चलाता हूँ। HDMI केबल से प्रॉपर आउटपुट आता है, और अगर आप HDMI केबल यूज़ कर रहे हैं तो आपको ग्राफिक कार्ड से डायरेक्टली चलाता है, तो और क्वालिटी बढ़ जाती है डिस्प्ले की। इसमें कोई मक स्विच नहीं आता कि आप सोचें कि स्विच कर लें कि ग्राफिक कार्ड पे चलाना है, इंटेल इंटीग्रेटेड पे चलाना है, तो मक स्विच इसमें नहीं है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है, तो उस टाइम पे i5 11 जनरेशन था, 260H, तो हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाला है, लेकिन 260H मीन्स लैपटॉप वाला प्रोसेसर है। तो बैटरी बैकअप मुझे इतना कुछ खास मिलता नहीं है, पहले मुझे 2 घंटे का मिलता था, अब 3 साल बाद मुझे डेढ़ घंटे का कुछ आसपास मिलता है, 1.5 से 1 घंटे के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द आप क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो प्रोसेसर मेरा अच्छा खासा है, बहुत सारी वीडियो एडिटिंग मेरी इससे हो जाती है, 4K भी मैं लगभग कर ही लेता हूँ, ये भी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी मैं इस पर ही एडिट करूँगा। और कलर ग्रेडिंग का आप मेरा काम देखते ही हैं, आप मेरा दूसरा चैनल जो मेन चैनल है वो देखिए, तो आपको कलर ग्रेडिंग का भी आइडिया मिलेगा कि मैं इसमें दाविंची रिजॉल्व यूज़ करके कलर ग्रेडिंग करता हूँ। म्यूजिक प्रोडक्शन में बहुत अच्छा यूज़ है, i5 में i3 चलाता था, मुझे i5 में i3 5th जनरेशन में चलाता था, i3 11 जनरेशन में मुझे बहुत अच्छा मतलब मुझे अपग्रेड मिला कि बहुत अच्छी क्वालिटी थी। अब नेक्स्ट टाइम में देखेंगे कि मैं किस पे जंप करता हूँ, बट अभी के लिए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे नहीं लगता आने वाले 2-3 साल में भी मैं नया खरीदूँ, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है। अब दूसरी बात ये रही कि इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो RTX 3050 है, वो भी लैपटॉप वेरिएंट वाला। सो आप जैसे सोचो कि इसमें रे ट्रेसिंग वाला कुछ कर लें तो वो उसमें FPS गिर जाएंगे, चला तो देगा लेकिन इतने FPS गिर जाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मैं तो नॉन उस पर ही खेलता हूँ, और एपिक गेम्स आपको बहुत सारे फ्री गेम्स देता है, वो भी मैं चलाए हैं, स्टीम्स पे मैंने कुछ खरीदे हैं, वो भी अच्छे चलते हैं। GTA 5 बहुत अच्छा चलता है, और इसके साथ मैंने फिर फार क्राई 5, उसके बाद स्पाइडरमैन के दोनों, और ऐसे करके मैंने बहुत सारी गेमिंग इस पे करी, और बहुत अच्छा मुझे आउटपुट मिला है, और बहुत अच्छे से चलता है। और ये मॉनिटर लेने के बाद, ये मॉनिटर को भी मुझे लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, और इस मॉनिटर में लगाने के बाद क्वालिटी और बढ़ जाती है। गॉड ऑफ वॉर का 1 और 2nd पार्ट बोथ, इसमें मैंने PCSX 3 PCSX 2 भी चलाया हुआ है, जिसमें ग्राफिक कार्ड की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, ये मुझे PS2 के गेम भी बहुत अच्छे से चला के देता है। ग्राफिक्स की तो मुझे कोई कमी नहीं लगी, एज पर अगर हम बात करें कि एक लैपटॉप GPU है तो थोड़ा सा फ़र्क तो आता है, लेकिन बहुत अच्छा चलता है। बहुत इसमें 4 GB की VRAM है, तो प्रॉपरली अच्छा चलता है। बस हाँ, वीडियो एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर आप 4K क्लिप एडिट्स कर रहे हो तो इसकी VRAM फुल हो जाएगी। अब वो पहले तो नहीं आती थी, अभी दाविंची रिजॉल्व का जो नया वर्जन आया है उसमें मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा है, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है कि उसका वर्जन हो। मैं अब नया वर्जन जो 20.3 है वो इंस्टॉल करूंगा, तो तब मुझे पता चलेगा कि क्या उसका अपग्रेड आया है। और बात करें रैम की, तो 16 GB इसमें रैम है, मोर देन इनफ है। मैं VS कोड भी चलाता हूँ, प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो मुझे अच्छे खासे ये नोटबुक्स जो होती है, पाइथन की नोटबुक अच्छी खासी चल जाती है, और आराम से ये 5-6 GB तक हैंडल कर लेता है, अगर VS कोड 5-6 GB तक जाता है। बड़े अगर आप कोडिंग करते हो, बड़े डेटा सेट अगर आप लोड करने की कोशिश करते हो, तो ये अच्छे खासे तरीके से उसको हैंडल करता है, तो उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने इसके अंदर इमेज रिकॉग्निशन के सॉफ्टवेयर इमेज रिकॉग्निशन का मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करवाया है। नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल तो मैं ट्रेन करवाता ही हूँ। इस पर मैंने GPT-2 भी रन करवाया है, जो ग्राफिक कार्ड के, और अपने ग्राफिक कार्ड भी लगता है उसमें, और ये भी लगता है, मेमोरी भी लगती है, तो वो भी मैंने बहुत अच्छे से इसमें ट्रेन करवाई, चलती है। ये है कि ज़्यादा अगर आप, मैं अब थोड़ा सा टेक्निकल हूँगा, ज़्यादा अगर आप टोकन वाला यूज़ करोगे, जैसे अगर आप 3.5 बिलियन या 7 बिलियन तक जाते हो, तो 7 बिलियन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतना नहीं हैंडल कर पाता, लेकिन 3.5 बिलियन टोकन्स में ये अच्छा चलता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत वो भी करना चाहते हो कि ऑफलाइन मुझे मॉडल बनाना है या मॉडल यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा GPU चाहिए। इस वाले GPU में ये काम नहीं हो पाएगा, मतलब VRAM ज़्यादा चाहिए। अगर अभी जो नए मॉडल आ रहे हैं 3050 के 6 GB वेरिएंट वाले, तो उसमें अगर आपका ये काम चलता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो रैम इतनी है 16 GB की। अब इसमें बात यह है कि पहले आती है इसमें 512 GB की इसमें इंटरनल स्टोरेज आती है, सो वो एक्चुअली कम पड़ती है। मतलब आप अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, मैं मल्टीपल इतने सारे काम करता हूँ कि मुझे वो बहुत कम पड़ी। तो मेरा हो गया 22 से 23, और 23 से एंड में, मतलब 23 या 24 के एंड में, 24 के एंड में मैंने सोचा कि यार अपग्रेड करते हैं, थोड़ा सा मनी सेव करते हैं और अपग्रेड करेंगे। तो मैंने इसमें 2 TB की वेस्टर्न डिजिटल ब्लैक वाली 2 TB की जो SSD होती है M.2,
वो इसके जो एक्स्ट्रा स्लॉट एक रहता है उसमें लगा के दी थी। उसमें भी एक इशू आया था कि जो इसका एक्स्ट्रा स्लॉट है उसमें जो M.2 का जो स्क्रू आता है और जो कनेक्टर आता है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। बस उन्होंने है ना लोकेशन दे दी है कि आप लगा सकते हो, बट जो स्क्रू है वो आपको अलग से खरीदना पड़ता है। वो अमेजोन पे मिल जाता है, आप इस मॉडल का डालोगे 5511 इसका मॉडल है, G15 5511 मिल जाता है आसानी से, और G15 के सारे मॉडल में वो स्क्रू लग जाता है। तो अगर आप भी अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको स्क्रू खरीदना पड़ेगा अलग से, और ऐसी कोई बड़ा कुछ इतना महंगा भी नहीं आता, 100-200 का था, और अमेजोन से वो घर पे आके बस मैंने ही ओपन करा पीछे की बैकलिड और मैंने इंस्टॉल कर दिया। हाँ बस किसकी बात हो गई, प्रोसेसर की बात हो गई है, जीपीयू की बात हो गई है, रैम की बात हो गई है। रैम इसमें DDR4 आती है जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एक बार चेक कर लूँ मैं। DDR4 ही आती है, DDR3 तो बहुत पुरानी हो चुकी है। बाकी मेमोरी मॉड्यूल SODIMM है, हाँ 32M DDR4 ही आती है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद SODIMM मतलब छोटी आती है, DIMM की अगर हम बात करें तो बड़ी आती है कंप्यूटर CPUs के लिए, कैबिनेट्स के लिए। SODIMM मतलब स्मॉल डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। एंड कमिंग बैक टू द फिजिकल, इसका फिजिकल जो है मतलब जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी कमज़ोर है। मतलब ये प्लास्टिक से बनी हुई है तो इसमें स्क्रैचेस आ चुके हैं, मतलब ऊपर टॉप लिड में नहीं आए हैं, नीचे जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैं अभी इसके बी रोल्स भी डालूंगा तो आपको पता चलेगा कि जो एजेस होती हैं वहाँ पर स्क्रैचेस आ चुके हैं, और वियर एंड टियर तो ऑब्वियसली आएगा ही, क्योंकि मैंने इसको कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करा। मैं पुणे ले जाता था, कंपनी में ले जाता हूँ, अभी भी मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे इसको लेकर जाता हूँ, बैग में रहता है, इधर उधर होता है, तो वो थोड़ा सा वियर एंड टियर तो उसमें आएगा ही। और अगर हम बात करें कि इसमें जो मुझे मेन प्रॉब्लम देखने को मिली है वो थोड़ी हिंजेस में देखने को मिली है। इसके हिंजेस है ना स्टार्टिंग से ही टाइट है, तो पहले तो सही लगता था कि हाँ आपका जब लिड ओपन करते हो तो लैपटॉप ऐसे उछलता नहीं, मतलब नीचे प्रॉपरली बना रहता है, स्मूथ रहता है। बट एक्चुअली है ना धीरे धीरे वो थोड़े से टाइट हो गए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ब्रेक हो चुका है, मतलब जो बॉडी है ना वो अलग हो चुकी है। जो हिंजेस वाला एरिया है ना, अगर हो सकेगा तो मैं उसको कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वहाँ पे जरा सा गैप आ चुकी है। तो ऐसे तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, जब लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेजर हो रहा है तब मैं इसको रिपेयर करवा लूँगा। और हिंजेस तो चेंज करवाने ही चाहिए कुछ टाइम बाद, मतलब उनकी रिपेयरिंग हो जाना चाहिए। हाँ, रिपेयरिंग की बात यह है कि ये 3 साल हो गए हैं, अभी तक इसमें कोई ऐसी मेजर रिपेयर मुझे नहीं करवानी पड़ी, क्योंकि जो मेरा पुराना लैपटॉप था उसमें मुझे उसकी जीपीयू की आईसी उड़ गई थी, तो मुझे आईसी पूरी चेंज करवानी पड़ी थी। तो चेंज मतलब आईसी उन्होंने सोल्डर करके उनको चेंज कर दिया था, तो भी मुझे अराउंड 5000 का खर्चा पड़ा था, और वो भी पुराना जीपीयू था। अगर इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो बहुत लंबा खर्चा जाने वाला है, क्योंकि 3050 जो इसमें ग्राफिक कार्ड है वो अब मुझे भी नहीं पता लैपटॉप जीपीयू की अगर आईसी उड़ जाएगी तो या तो पूरा मदरबोर्ड चेंज होगा जिसमें सीपीयू जीपीयू दोनों चेंज हो गए, या तो फिर अगर वो रिपेयर हो जाता है तो वो ऐसी, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़े, तो मैं इसका थोड़ा सा ध्यान ही रखता हूँ। बस अब इसमें यह है कि इसको क्लीनिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्लीनिंग में ऐसा है कि जो इसके माइनर से पोर्स हैं और इसमें जो मैश लगा हुआ है वो थोड़ा सा क्लीन करने में प्रॉब्लम आता है। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको ओपन करके उसको उल्टा करके ब्रश से थोड़ा सा साफ कर सकते हो, नहीं तो मैंने इलेक्ट्रिकल WD-40 ला रखा है तो मैं वो भी स्प्रे कर देता हूँ, मतलब बैटरी डिस्कनेक्ट करके। हाँ, मैं ओपन कर लेता हूँ लैपटॉप को, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली ओपन कर सकते हो, और बहुत ईजी मैकेनिज्म है इसको ओपन करने का, तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास G15 है तो ओपन करके। और जहाँ जहाँ पे धूल ज़्यादा लगती है वहाँ पे मैं WD-40 थोड़ा सा पेनिट्रेट करता हूँ और उसको ब्रश से साफ कर देता हूँ। पहले ब्रश से साफ करता हूँ, धूल हो जाती है कम, फिर उसको स्प्रे कर देता हूँ कि इंटरनल कंपोनेंट्स तक धूल ना जाए। तो बाकी ऐसी छोटी मोटी रिपेयर तो मैं ही कर लेता हूँ। अभी मुझे इन फ्यूचर तो आसपास तो नहीं लग रहा कि मैं इसमें जो है थर्मल पेस्ट चेंज करवाऊँ, तो अभी तो मुझे नहीं लग रहा। जब लगेगा तो फिर मैं कोई ऑथोराइज जो पर्सन अच्छा होगा उसके पास जाऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब रहा है। जो लास्ट ओनर था उसने बहुत स्क्रैच लगा दिए पुराने लैपटॉप्स में, तो अभी मुझे बहुत प्रॉपरली देखना पड़ेगा। और अगर हिम्मत रही तो मैं खुद ही खोल के ट्राई करने की कोशिश करूँगा, अगर हिम्मत रही तो। सो बस ज़्यादा इसको नहीं खींच के लेकर जाते हैं। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा रहा है, और मैं डेल में मैं पहली बार गया हूँ, मेरा मतलब ये सेकंड लैपटॉप है। फर्स्ट मेरा लेनोवो का था, उसमें मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कंपनी के सर्विस सेंटर से तो नहीं रहा लेनोवो का, क्योंकि एक माइनर सा इशू था, उन्होंने पूरा मना कर दिया कि वारंटी में होगा तो भी उसका पे लगेगा, डिस्प्ले में इशू था। लेकिन
इसमें जो परचेस करते टाइम ही जो इशू आया वो रिप्लेस कर दिया उन्होंने कंपनी में। अभी तो ये वारंटी में नहीं है, 1 ही साल की वारंटी थी। इसमें मैक एफी का एंटीवायरस आता था 1 साल का, वो मैंने 1 साल में डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है एंटीवायरस की कुछ इतनी खास अब ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि आपके पास विंडोज़ डिफेंडर होता है। तो मैं उसको अनइंस्टॉल ही कर दिया, और जब वायरस मुझे लगता है तो वो बस पकड़ में आ जाते हैं और हम उसको हटा देते हैं मेरे तरीके से। तो बस ऐसा कुछ करता हूँ और चलाता हूँ इसको, कोई इशू नहीं है। और आप मानोगे नहीं कि ये मॉर्निंग में अगर 9 बजे से कंपनी में चालू हो रहा है तो शाम को 5 बजे तक चलता है विदाउट एनी इंटरप्शन, मतलब चलता है। मैंने इसको पूरा दिन भर भी चलाया है, और इसको मैंने 2 दिन नहीं भी चलाया फिर भी ओपन करा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस अब एक प्रॉब्लम है कि इसकी बैटरी बैकअप नहीं देती है। अब अगर ज़्यादा जैसे 3-4 साल तो होता ही है, बैटरी बैकअप खराब होने लग जाता है, तो मैं इसको मोस्ट प्रोबेबली बदलाऊंगा। लेकिन वो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसका शायद 4 से 5 हज़ार रुपये का है, तो अभी तो मैं नहीं सोच रहा कि उसमें कुछ बदलाऊँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब अभी जितने भी मैंने गेम्स है वो भी बहुत अच्छे तरीके से खेले। ऐसी कोई हैवी गेमिंग नहीं करवाता है कि मतलब आप सोचो GTA 5 चलवा रहा 120 FPS पे या ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल करवाता है, मतलब आपको 60 FPS अच्छे स्टेबल मिल जाएंगे। जो एनहांस वर्जन भी आया है GTA 5 का, उसमें भी 60%, तो वो 60 FPS पे तो चल ही जाता है। अब बात रही कोई पूछे कि GTA 6 अगर ये चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, तो अभी तो GTA 6 की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी नहीं आई है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आएगी तो ही मैं कुछ बोल पाऊंगा, नहीं तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि GTA 6 चलवा पाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बन रहा है और उसमें बहुत डेवलपमेंट है, बहुत सारी डिटेलिंग है, वो इतना तो नहीं चला पाएगा। क्योंकि अभी जो एनहांस वर्जन है ना, उसमें भी कभी कभी ऐसी चीज़ें आती है कि उसमें भी थोड़ा सा लैग कर जाता है, क्योंकि एनहांस वर्जन भी नए CPUs और नए GPUs को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आगे देखते हैं कितना फ्यूचर कैपेबल है ये, कितने दिन तक मैं इसको अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ इसमें, प्रोग्रामिंग से लेके गेमिंग से लेके वीडियो एडिटिंग, म्यूज़िक क्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो देखते हैं क्या आउटपुट रहता है इसका। और बस आज के लिए इतना ही। ये मैं कोशिश करूँगा आज ही अपलोड हो जाए। आज संडे है, संडे 14 दिसंबर, तो देखते हैं ये आज ही अपलोड हो जाए। सो हैव अ नाइस डे ऑल। बहुत ज़्यादा लंबा चला गया ये, चलो ठीक है।